हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट्स में एक इजी पे, जहां हम सुनेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को काफ़ी इजी लैंग्वेज में। आज हमने शुरू किया है क्लास 11 जो इकोनॉमिक्स है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लास 11th। और फिर अगर आप सीबीएसई क्लास 12th में हो तो ये बुक पढ़ना होता है, और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति था, उसके बारे में हम जानेंगे कि इसका जो कृषि क्षेत्र था वो किस परिस्थिति में था, और जो औद्योगिक क्षेत्र था उसकी क्या परिस्थिति थी। अलग अलग क्षेत्र जैसे विदेशी व्यापार क्या था उस वक्त का, कैसे कैसे होता था, व्यवसायिक संरचना क्या था, आधारिक संरचना, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त की हमारी स्थिति क्या थी, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गति अवरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले उस कारकों से परिचित होंगे। हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे कारक थे जिसकी वजह से जो हमारा अर्थव्यवस्था था वो गति अवरोधक की स्थिति में पहुंचा। ठीक है, ये सब के कारण हम समझेंगे। हम देखेंगे कि इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत दस्तावेज जानकारी देना, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद से विकास का अवगत करना है। इसका ये मुख्य क्या बोलते हैं इसको, इसका मुख्य ये है पढ़ना में उद्देश्य ये है कि हम जानेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, स्वतंत्रता के समय प्राप्ति के बाद इसकी क्या विशेषता है, उसके बाद कौन कौन से विकास हुए। तो ठीक है, हम देखें जैसे जब भारत में जो ब्रिटिश काल था उस वक्त जो जो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इंग्लैंड है ना, जो इंग्लैंड में जो तेजी से हो रहे थे औद्योगिक विकास जो हो रहा था, उसके लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चे माल के लिए सिर्फ रखा था, सीमित रखा था। ठीक है, लाइक यहाँ से इंडिया से कच्चा माल बन के जाता था और वहाँ से जो तैयार माल था वो भारत आता था। ठीक है, और वो जो कच्चे माल था वो सस्ते में ले आते थे, और जो तैयार माल था वो यहाँ महंगे बेचते, जिसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एकदम कमज़ोर हो गई, और सिर्फ बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत निर्दयी स्थिति में थी, दयनीय स्थिति में थी भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास क्या था। ठीक है, अंग्रेजी स्थापना के समय जो पूर्व जो जैसे जो अब अंग्रेज नहीं आए थे, उसके जो जो भारत की अपनी अर्थव्यवस्था थी वो स्वतंत्र थी। वो किसी से भी व्यापार कर सकती थी, कोई रोक-टोक नहीं था। लेकिन जब ये आया, जब ब्रिटिश आए तो उसने सीमित कर दिया भारतीय व्यापार को। कुछ सीमित देशों के लिए, जैसे वो खुद अपने देश, और जैसे बहुत चाइना के लिए सिर्फ बहुत ही कम ही व्यापार रखा था, उनसे हटा लिया, जो व्यापार होते थे उन सबको बंद कर दिए। ऐसे हम देखेंगे कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो गर्त में चली गई। ठीक है, डूबती चली गई। उस वक़्त जो आजीविका का जो सरकार की जो मुख्य कारण था क्या था? कृषि का स्रोत था। जब अंग्रेज़ नहीं आए तो उससे पहले जो उस वक़्त जो आय का मुख्य स्रोत था, ठीक है, सरकार का, वो कृषि था। लेकिन जो फिर भी जो देश का अर्थव्यवस्था था ना, वो विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थी उस वक़्त। जैसे सूती व रेशम वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य जो मणि रत्न आदि है, उससे जुड़ी जो शिल्प कला होती थी, उससे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। लाइक जो सूती कपड़ा था वो भारत के वो बहुत ही फ़ेमस था। वो विदेश में जाते थे कपड़े बनकर, उनकी वो बहुत मुलायम कपड़ा होता था और उसकी बहुत माँग थी विदेश में। इसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एकदम चरम पर थी, जब ब्रिटिश नहीं आए थे उससे पहले। हम देखेंगे कि कैसे, लेकिन औपनिवेशिक जो शासक थे उसके द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ थी, वो भारत के विकास नहीं बल्कि उसको आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। ठीक है? इसके लिए जो अपनी उसकी मूल जो उसकी देश थी, उसका मेन उद्देश्य था कि अपने देशों का भला करना। जो ब्रिटिश थे उसका मूल उद्देश्य ये था कि कैसे यहाँ से जो कच्चा माल है वो वहाँ हो रहे औद्योगिक जो विकास थे, ठीक है? उसको कैसे बढ़ाया जाए, उससे कैसे फ़ायदा लिया जाए, बस उसको वो ध्यान में रखा था। चाहे इंडिया का कुछ भी हो, यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो ठप हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं था। अगर यहाँ से जो तैयार माल यहाँ आता था, जो कि इंडियन पहले जो बनाते थे छोटी-छोटी इंडस्ट्री से, वो एकदम पूरे ख़राब हो गए, वो बर्बाद हो गए वो लोग, ठीक है? इसके अलावा जो राष्ट्रीय तथा जो प्रति व्यक्ति आय था, वो बहुत ही कम हो गए थे,
ठीक है? उसका इसने कोई भी मापने का भी जो तैयार थी, उसने प्रयास ही नहीं किया कि क्या प्रति व्यक्ति क्या आय प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, उससे उसे कोई मतलब ही नहीं था। बस ये मतलब था कि कैसे हम वहाँ अपने कच्चे माल को पूर्ति करें, ठीक है? और जो तैयार माल है, उसे कैसे यहाँ आके बेचें, सिर्फ़ उसका ये उद्देश्य था। हम देखें कि जैसे कुछ लोग थे जो कि राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए ठीक है, कुछ ने काम किया जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है? देखेंगे जैसे यहाँ दादा भाई नौरोजी, विलियम जो डिग्बी है, फिंडले सिराज है, डॉक्टर वी.के. आर्वे राव है, आर.सी. देसाई प्रमुख रहे हैं। इसमें उन लोगों ने ये किया कि देखते उन लोगों ने प्रयास किया कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का, ठीक है? उसने जब देखा तो जो वार्षिक समृद्धि थी, राष्ट्रीय आय की जो वार्षिक समृद्धि थी, सिर्फ़ दर 2% से भी कम हो रही थी। 2% समझ सकते हो कितना कम था। और जो प्रति व्यक्ति आया था ना, वो सिर्फ़ वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रहा होगा। उसने ये आकलन किया था, यहाँ 2% लिखा हुआ है ना, तो 20वीं सदी के जो पूर्वार्ध में भारत की जो राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि थी ना, सिर्फ़ 2% से कम ही थी, इससे कम ही रही है। तब पर जो प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि था, वो सिर्फ़ मात्र आधा प्रतिशत ही रहा होगा। समझ सकते हो आप कितना बदसलूकी किया गया था इंडियंस के साथ। हम देखें जो कृषि क्षेत्र था उसमें क्या से लाइक 80% जो जनसंख्या थी वो गाँव में रहती थी, ठीक है? गाँव में रहती थी। हम यहाँ जो बॉक्स उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि कैसे थी। देख 17 शताब्दी में भारत एक फ्रांसीसी यात्री आया था फ्रांसोis बर्नियर। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्रांसोis बर्नियर 1656 में आया था और वो 12 साल यहाँ रहा था। ठीक है? और वो आया था जो शाहजहाँ था ना उसके काल में उसका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह चिकित्सक के रूप में भी आया था, ठीक है? वो महल में। वो था उसने वर्णन किया था बंगाल का वर्णन किया था कैसे वहाँ की जो क्षेत्र है, कैसे जो मिस्र देश है ना उससे अधिक समृद्ध है और यहाँ से जो सूती रेशम होते हैं, वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में विदेश में निर्यात होता था। ठीक है? ये सब के बारे में उसने लिखा। लगभग 200 वर्ष के बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए उस समय की कृषि की अधीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए कैसे था। ठीक है? इसमें हम देखें जो कृषि क्षेत्र में जैसे होता है कि 75% जो 85% जनसंख्या थी वो जो गाँव में बसी थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही माध्यम हो रही थी क्योंकि दूसरा कोई रोजी-रोटी नहीं था। सिर्फ़ कृषि पे ही वो निर्भर करते थे। एक बड़ी जनसंख्या का जो व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिविधि विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। ठीक है? यही नहीं अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। बहुत इसमें अधिक गिरावट आई। सिर्फ़ कृषि उत्पादन से क्या हो सकता है आप ही सोचिए। लेकिन जो 85% जो लोग थे सिर्फ़ कृषि पर ही निर्भर होते थे। धीरे-धीरे उत्पादन में वृद्धि तो हुई लेकिन जो कृषि उत्पादकता है उसमें कमी आती रही। ठीक है? लाइक कृषि जो क्षेत्र है, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन जो कृषि उत्पादकता है उसमें कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? जो औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो लागू की गई जो भू व्यवस्था प्रणाली थी ना उसका कारण ये था कि जो कृषि उत्पादकता वो कम हो रही थी। जो आज का जो समस्त पूर्वी भारत है ना वहाँ उसमें उसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। वहाँ कई जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया था। ऐसा ये था कि जो अंग्रेज़ थे वो ऊपर तो उसके बाद एक ज़मींदार को रखा गया था। वो लोगों से जो राजस्व थे, भू राजस्व वो कलेक्ट करते थे और उसके बाद वो फ़िक्स होता था वो फ़िक्स होता था बंगाल में लागू किया गया था सबसे पहले, ठीक है? और उसे एक निश्चित समय से पहले उसे दिया जाता था, अंग्रेज़ों के सामने उसे पेश करना था। अगर उसे वो नहीं करता था, उसकी जो ज़मींदारी थी उसका भी नीलाम हो जाता था। वहाँ ज़मींदारी व्यवस्था लागू थी, ठीक है? इसकी वजह से जो कृषि का विकास था वो बहुत ही घटिया था, यानी अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा। जो नकदी फसलें थे उसकी कुछ उत्पादकता में भी मिलते हैं जैसे गन्ना थे, कॉटन था ये सब का हुआ लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? हम देखें उसके बाद हम देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ, ठीक है? जो औद्योगिक क्षेत्र थे औद्योगिक क्षेत्र कृषि की भाँति अपनी औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक से अधिक औद्योगिक का विकास नहीं कर पाया। लाइक जो ब्रिटिश के आने से पहले जो औद्योगिक क्षेत्र था भारत का, वो काफ़ी विकसित था, ठीक है? वहाँ लोग अपने से बुनते थे कपड़े और काफ़ी वो महँगे बिकते थे और उसको विदेश में पसंद किए जाते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए, तो यहाँ उसने जो यहाँ से कच्चे माल प्राप्त किया और वहाँ जाकर वहाँ और वहाँ से तैयार माल यहाँ इंडिया में बेचते थे, यहाँ मार्केट बनाया इंडिया को। जिसकी वजह से जो भारतीय जो ए
औद्योगिक क्षेत्र थे, वो उसका नुकसान हुआ, वो उससे कम्पीट नहीं कर पाए क्योंकि इसकी जो माल थी वो महँगी बिकती थी और जो उसकी माल थी वो सस्ता बिकता था, जिसकी वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाए, ठीक है? और कुछ विकास जो हुआ था जैसे उसका जो विदेशी शासक था उसका दोहरा उद्देश्य था। वे भारत को विकसित हो रहे जो औद्योगिक औद्योगिक उद्योगों के लिए उसे कच्चा माल निर्यात करता था और जैसे मैंने बताया और उसके बाद उद्योगों को प्राप्त के लिए भारत को एक विशाल बाज़ार भी बनाना चाहते थे। इन प्रकार उद्योगों के लिए सारे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। यही रीज़न था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ गई। उसमें जो उसकी जो औद्योगिक क्षेत्र थी वो उससे कम्पीट नहीं कर पाई। उसकी तुलना में वो बहुत ये नहीं कर पाया कि जो भारतीय थे वो विदेशी कपड़े पसंद करने लगे क्योंकि वो इसके कंपैरिज़न में वो सस्ते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, उनमें उन्नति बहुत धीमी हो रही लेकिन प्रारंभ में ये विकास केवल सूती वस्त्र और पटनस उद्योग के आरंभ करने तक ही सीमित था। लाइक हम देखेंगे कि जब धीरे-धीरे 19वीं शताब्दी आया ना तो कुछ लोगों ने उद्योगों की स्थापना होने लगी। कुछ लोग जो मिलकर आगे आए और उसने उद्योगों की स्थापना की लेकिन इसकी जो उन्नति थी बहुत धीमी रही। यहाँ सिर्फ़ केवल जो सूती वस्त्र था और जो पटसन उद्योग था, उसके उसके ही तक ही सीमित था। उसके अलावा कोई और कारखाना नहीं था, उद्योग नहीं था। जो सूती कपड़ा था उसमें भारतीय जो उद्यमी द्वारा लगाई गई थी, ठीक है? ये देश के पश्चिमी क्षेत्र आज का जो महाराष्ट्र और गुजरात में वहाँ अवस्थित था। उसके अलावा पटसन उद्योग की जो स्थापना है, वो विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। सिर्फ़ जो पटसन उद्योग था वो बंगाल तक ही सीमित रहा। उसके अलावा जो और अलग क्षेत्र थे, वहाँ वो नहीं विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी के जो आरंभिक वर्ष थे ना, टिस्को का स्थापना हुआ 1907 में, ठीक है? टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है? इसके अलावा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो चीनी सीमेंट, जो कागज़ आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित किए गए, जो दूसरा विश्व कब हुआ था 1939 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध था। उसके बाद कुछ जैसे सीमेंट, कागज़ आदि ये सब का भी जो कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है? इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत उद्योग का अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग क्या होता है? पूंजीगत उद्योग का मतलब होता है वैसा वैसा उद्योग जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तु उत्पादन करें। लाइक जैसे कि जो तत्कालिक जैसे कि होता है ना, कोई टेम्परोरी होता है और एक परमानेंट होता है। तो जो तत्कालिक होता है ना, उसके लिए जो उसको बनाने के लिए जो मशीनें और जो कलपुर्जे का निर्माण करते हैं ना, उसे बोलते हैं पूंजीगत उद्योग, ठीक है? आ गया समझ में? इसके अलावा हम देखेंगे यत्र से कुछ कारखाने की स्थापना से देश की पारंपरिक जो शिल्प कला थी आधारित निर्माण कौशल के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। इससे इसके जो पतन हुआ था उसका कोई भरपाई नहीं हुआ। इसके अलावा जो नौ औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि पर दर बहुत धीमी थी और जो सकल घरेलू उत्पाद था उसकी जो वर्धित मूल्य में उसका कोई भी योगदान कम रहा, बहुत कम रहा। इसके अलावा इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी ये थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा था। ठीक है, इसमें ये था कि इसमें सिर्फ़ का जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो कार्यक्षेत्र था वो बहुत कम रहा। ठीक है, वास्तविक ये क्षेत्र प्रायः रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभाग उपकरणों तक ही सीमित रहे। ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी व्यापार का क्या महत्वपूर्ण था। जो प्राचीन समय में भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, लाइक दूसरे-दूसरे देशों से उसकी व्यापारिक जो व्यापार होते थे। इसके अलावा लेकिन जैसे औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो अपनाई गई जो वस्तु उत्पादन थे, व्यापार थे और जो सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत में विदेश की संचार स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसके बाद जब वो आए तो यहाँ रूल रेगुलेशन अपना लगाने लगे। उसपे वो प्रतिबंध करने लगे कि किसी देश की जो टैरिफ होगी वो क्या होगा, वो उसके अकॉर्डिंग होने लगा। जिसकी वजह से जो भारत का जो संबंध था दूसरे देशों के साथ, जो आयात और निर्यात होते थे वो ख़राब हो गए। वो सिर्फ़ जो विदेशी जो औपनिवेशिक शासक थे वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते थे, वो भारत का कुछ भी उससे कोई लेना-देना उसका नहीं था। ठीक है? इसके लिए हम देखेंगे कि जो भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम थे, कपास से, ऊन जो चीनी और नील और पटसन आदि का निर्यात होकर रह गया। सिर्फ़ यही सब का निर्यात है, बाकी जो से वो सब रह गया। साथ ही ये जो सूती रेशम है, ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीन आदि का आयात भी हो गया था। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत का आयात-निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा रखा। जो अपनी शासन थी जो ब्रिटेन था, वो भारत के आयात-निर्यात पर एकाधिकार वो जहाँ जाता था उसे उस पे ही निर्यात आयात हो सकता था। क्योंकि वो सिर्फ़ अपने यहाँ कच्चा माल लेता था और वहाँ तैयार माल बेचता था, जिसकी वज़ह से सिर्फ़ उसको ही फ़ायदा होता था और जो बाकी देश है उनसे वो प्रतिबंध उस पे लगा देता था। इसका एकाधिकार जमाए रखा, ठीक है?
जो भारत का जो आधा से ज़्यादा व्यापार था ना उस वक़्त का, वो सिर्फ़ इंग्लैंड तक ही सीमित था और कुछ जैसे व्यापार थे जैसे चीन थे, श्रीलंका और ईरान के से भी होने दिया जाता था लेकिन बहुत कम था। जैसे सुएज़ नहर का पार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेज़ी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। एक सुएज़ नहर था जो जिसके खुलने से जो इंग्लैंड थी और जो भारत की उसकी डिस्टेंस है ना, बहुत कम हो गई। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो सुएज़ नहर के खुलने से जो उसके जो विदेशी के अंतर्गत जो भारतीय आयात-निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, ठीक है? कि इसकी अधिकांश जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ी लागत चुकानी पड़ी। देश के जो आंतरिक बाज़ार में जो अनाज थे, कपड़े थे, जो मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तु जो मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात के अधिशेष का देश में सोने और चाँदी के कोई प्रभाव नहीं पड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेज़ों के भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। ये सब देख सकते हो कितना परेशानी झेलना पड़ा जो उस वक़्त की जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी। जो अंग्रेज़ी सरकार जो वित्त पर खर्च करती थी, ठीक है? व्यय का मतलब होता है खर्च और जो अदृश्य मदों की आयात पर व्यय के द्वारा जो भारत की संपदा का दोहन हुआ। इसके बाद अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आगे जो कुछ 2 पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे जनकानी परिस्थिति क्या थी उस वक़्त की। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यावसायिक संरचना कैसी थी, ठीक है? आधारिक संरचना क्या क्या थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ आया होगा क्लास। अगर क्लास समझ आया हो तो क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक से में कमेंट शेयर करें, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हो अगली क्लास में।